हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट थर्ड, मैकेनिक्स की यूनिट थर्ड, मैकेनिक्स। देखिए, अब तक हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड को हम कवर कर चुके हैं, लेकिन यूनिट फर्स्ट के अंदर एक टॉपिक है हमारा कंजर्वेटिव फील्ड, संरक्षित क्षेत्र, तो वो अभी हमने कवर नहीं किया है। तो उस टॉपिक को हम लास्ट में कवर करेंगे, उस टॉपिक को हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे। तो उसके नोट्स तो अवेलेबल है एप्लीकेशन के अंदर, आप एप्लीकेशन से नोट्स ले सकते हो। तो देखिए, अब तक हमने इस मैकेनिक्स बुक के अंदर 2 यूनिट पढ़ चुके हैं और यूनिट थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम। उसका नाम है सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल। तो देखिए, फोर्स तो आप सब लोग जानते हैं कि फोर्स को किस तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जाता है। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को विस्थापन की फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया जाता है, एक लीनियर फोर्स को। अब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल फोर्स की, इसके अंदर हम डीपली नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे सेंट्रल फोर्स की इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो देखिए, सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं। सेंट्रल फोर्स वे फोर्स होते हैं जो मेनली इस फॉर्मेट में होते हैं। सेंट्रल फोर्स, एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल फोर्स वे फोर्स होते हैं जिनका मैथमेटिकल फॉर्मेट ये होता है F बराबर के आर की पावर -1। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, तो ये सब केंद्रीय बल के उदाहरण है। तो केंद्रीय बल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका हूँ, तो उनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए, सेंट्रल फोर्स का सबसे पहले जो सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स की क्रिया रेखा सदैव एक नियत बिंदु से गुजरती है। तो इस चीज को समझिए। देखिए, सेंट्रल फोर्स की क्रिया रेखा, अब सेंट्रल फोर्स को ऐसे समझेंगे कि जैसे यहां पर एक पार्टिकल है, थोड़ा पार्टिकल बड़ा बन गया, यहां पर एक बॉडी है जिसका मास है m1, यहां पर दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2, इनके बीच की डिस्टेंस है r। तो देखिए, सेंट्रल फोर्स को किस तरीके से, सेंट्रल फोर्स की क्रिया रेखा सदैव नियत बिंदु से गुजरती है। अब सेंट्रल फोर्स की क्रिया रेखा क्या होती है, एक पार्टिकल, ये पार्टिकल है m1, दूसरा पार्टिकल है m2। जैसे अर्थ और मून, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अर्थ और मून, अर्थ और मून के बीच अपन फोर्स देख रहे हैं। तो अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर पर, या फिर अर्थ के अंदर एक ऐसा फिक्स पॉइंट होगा, उस फिक्स पॉइंट से मून के अंदर एक ऐसा फिक्स पॉइंट होगा जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, या इस फॉर्मेट में लिखे तो F बराबर K m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है न्यूटन के अकॉर्डिंग, ये ग्रेविटेशनल लॉ। तो ये देखिए, ग्रेविटेशनल किस फॉर्मेट में है, F K r स्क्वायर, मतलब r की पावर -1, पावर नीचे आ गई। तो इस तरीके का फॉर्मेट रखने वाले जो फोर्स होते हैं वो सेंट्रल फोर्स होते हैं। सेंट्रल फोर्स की क्रिया रेखा सदैव नियत बिंदु से गुजरती है। इनकी जो क्रिया रेखा होती है, मतलब किसी भी पार्टिकल पर या किसी बॉडी पर अगर सेंट्रल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो अलग अलग बॉडीज के बीच में सेंट्रल फोर्स लग रहा है, तो वह हमेशा एक ही पॉइंट पर लगेगा। जैसे यहाँ पर कोई अदर प्लैनेट है, तो इनके यहाँ से डिस्टेंस, तो सेंट्रल फोर्स इसके बीच में और इसके बीच में एक फिक्स पॉइंट पर लगेगा। इनकी क्रिया रेखा, दोनों की क्रिया रेखा एक फिक्स पॉइंट पर आकर मिलेगी। दूसरा, सेंट्रल फोर्स का परिमाण बिंदु से कण की दूरी पर निर्भर करता है। सेंट्रल फोर्स का परिमाण, देखिए, सेंट्रल फोर्स का परिमाण बिंदु से कण की दूरी पर निर्भर करता है। इस फॉर्मेट को डिस्क्राइब करना चाह रहा है ये स्टेटमेंट। दूसरा है, सेंट्रल फोर्स का परिमाण बिंदु से कण की दूरी पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल करता है। F = K r की पावर -n या F = K अपॉन r की पावर n फॉर्मेट रखने वाले जो फोर्स होते हैं, इस फॉर्मेट के जो फोर्स होते हैं वह सेंट्रल फोर्स होते हैं। अब देखिए, थर्ड टॉपिक, यदि कोई बल निम्न प्रतिबंध को संतुष्ट करे या निम्न प्रतिबंध की पालना करे तो वह सेंट्रल फोर्स होता है। वह प्रतिबंध कौन सा है, वही प्रतिबंध F बराबर K r की पावर -n। अब नेक्स्ट, केंद्रीय बलों के अंतर्गत, केंद्रीय बलों के अंतर्गत जो गति होती है वह समतल में होती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
केंद्रीय वे बल जिनके अंतर्गत किसी कण की गति एक समतल में हो रही है वे केंद्रीय बल होते हैं, और F इज इक्वल टू के आर की पावर -n फॉर्मेट में है उनके बीच लगने वाला बल, तो वह एक सेंट्रल फोर्स है, वह एक केंद्रीय बल है उस पार्टिकल पर लगने वाला बल। ये समतल में होती है, इसको अभी अपन इसी वीडियो लेक्चर के अंदर इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसका मैथमेटिकल वेरिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय बलों में कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। केंद्रीय बलों में जे वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट कि केंद्रीय बलों में कोणीय संवेग संरक्षण नियम का पालन होता है। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा केंद्रीय बलों की क्रिया रेखा सदैव एक नियत बिंदु से गुजरती है। केंद्रीय बल वह बल होते हैं जो F इज इक्वल टू के आर की पावर -n फॉर्मेट का पालन करते हैं या इसको फॉलो करते हैं। केंद्रीय बलों में कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का पालन होता है। केंद्रीय बलों के अंतर्गत कण की गति हमेशा समतल में होती है, और किस तरीके से होती है इसको भी अपन डिस्क्राइब करेंगे। तो और केंद्रीय बल होता है वो जो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। यह इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, अब देखते हैं इसको क्वेश्चन की फॉर्मेट में लिखते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है, इसको क्वेश्चन की फॉर्मेट में लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यह है कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत कण की गति समतल में होती है। इसको अभी प्रूफ करेंगे। देखिए क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखते हैं। क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि ऐसा ही आता है एग्जाम के अंदर, सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत, सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत कण की गति समतल में होती है। देखिए क्वेश्चन हमारा यह है कि सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत कण की गति समतल में होती है। तो देखिए अब ये अपन ने पढ़ा है, तो इसका मैथमेटिकल वेरिफिकेशन करते हैं अपन। देखिए सॉल्यूशन, केंद्रीय बलों के अंतर्गत कण की गति हमेशा समतल में होती है। यह एक फिक्स पॉइंट है कि वह बल जिनके अंतर्गत है कि कण की गति समतल में हो रही है तो वह सेंट्रल फोर्स होता है। यह एमएस यूनिवर्सिटीज की एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले माना कोई पार्टिकल है, माना कोई कण है, कोई m द्रव्यमान का, माना कोई m द्रव्यमान का कण है, माना कोई m द्रव्यमान का कण है जिसके ऊपर बल F वेक्टर लग रहा है। माना कोई m द्रव्यमान का कण है जिसके ऊपर कोई बल F वेक्टर लग रहा है, तो हम जानते हैं कि F वेक्टर लग रहा है इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं F r प्लस माइनस r कैप, इक्वेशन नंबर 1। देखो F वेक्टर बराबर Fr, इसके यूनिट वेक्टर के साथ लिख दिया अपन जानते हैं। तो समीकरण 1 को r वेक्टर से ऐसे लिख सकते हैं, हर चीज को अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेट कर सकते हैं। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई पार्टिकल है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है r वेक्टर, इसके ऊपर कोई ये पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई फोर्स F वेक्टर लग रहा है, इसके ऊपर कोई फोर्स F वेक्टर लग रहा है। अब देखो r वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, r वेक्टर से सदिश गुणा करने पर, r वेक्टर से सदिश गुणा करने पर, देखो ये अजम्पशन क्यों लिया, r वेक्टर से इसको अपन ने ये माना है कि ये जो पार्टिकल है r वेक्टर F वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, r वेक्टर और F वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो फिजिक्स में बिना अजम्पशन के कोई भी चीज
सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मैक्सिमम टाइम्स अजम्पशन लेकर ही चीज़ें सॉल्व की जाती है। तो देखो इस चीज़ को आर वेक्टर से सदिश गुणा करने पर इसको आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर आर, इसको आगे लिख सकते हैं अपन एफ आर, आर वेक्टर क्रॉस आर कैप, आर वेक्टर क्रॉस आर कैप। अब देखिए एफ वेक्टर आर वेक्टर क्रॉस आर कैप, तो क्या ये क्वांटिटी हो गई जीरो, ये क्वांटिटी हो गई जीरो, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर बराबर जीरो, तो यहां से निकल कर आ गया आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे पास आ गया। न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार हम जानते हैं कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, तो यहां से एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, अब देखिए एफ वेक्टर बराबर एम डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर, यहां पर एफ वेक्टर बराबर और यहां पर आर वेक्टर एफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से मान, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर देखो सबसे पहले हमने ये किया आर कैप के साथ लिख दिया तो प्लस होगा या माइनस होगा। अब अपन ने एक आर वेक्टर, इसको आर वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ये क्वांटिटी जीरो, तो ये जीरो के बराबर हो गया, ये जीरो के बराबर टर्म चल रही है हमारी। तो हम जानते हैं न्यूटन के अनुसार एफ बराबर एम ए होता है, तो एफ वेक्टर बराबर एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पर रखोगे तो आर वेक्टर क्रॉस एम डी स्क्वायर आर वेक्टर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर डी स्क्वायर आर वेक्टर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 को एक दूसरे तरीका होता है लिखने का, डी अपॉन डी टी आर वेक्टर क्रॉस डी आर बटे डी टी। इक्वेशन नंबर 4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए क्यों लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन क्रॉस सेकंड का अवकलन डी बटे डी टी, तो डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन क्रॉस फर्स्ट का अवकलन, तो ये टर्म इज टेंडिंग टू जीरो। तो देखो क्या ये दोनों टर्म इसके बराबर नहीं हो गई, क्या ये इसके बराबर आर वेक्टर क्रॉस डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर। तो इस टर्म को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिया अपन ने डी बटे डी टी आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ तक समझिए, एक बार दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। माना कि कोई पार्टिकल m है, यह एक पार्टिकल m है जिसका मास है m, इसके ऊपर फोर्स F अप्लाई हो रहा है, r वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन से x y z इसके कोऑर्डिनेट है। तो m के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो F वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर प्लस माइनस r कैप। इसको r कैप के साथ लिख सकते हैं, वेक्टर हट जाएगा क्योंकि डायरेक्शन को अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले डायरेक्शनल था, अब r कैप लगाने से इसकी डायरेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। अब अपन ने क्या किया, यह माना कि r वेक्टर f वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ऐसा सोचा और अपन ने इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया, r वेक्टर का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया। तो जब इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि r वेक्टर r कैप इज इक्वल टू जीरो। अब ये टर्म जीरो तो r वेक्टर f वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, सेंट्रल फोर्स।
अब न्यूटन के अनुसार F बराबर ma होता है, तो यहाँ पर F बराबर ma रखेंगे, F बराबर ma रखेंगे। तो F बराबर जैसे ही ma रखोगे r वेक्टर क्रॉस m d स्क्वायर r dt स्क्वायर, m को बाहर लिया, m टर्म इधर आ गया तो m कैंसिल आउट, जीरो के नीचे आते ही जीरो हो गया। अब देखिए, अब ये जो टर्म है हमारी, ये जो टर्म है इसको d अपॉन डी टी आर वेक्टर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी इसको इसका अवकलन फॉर्मेट, इसकी डिफरेंशियल फॉर्मेट ये भी होती है, क्योंकि देखो ये इसके बराबर आ रहा है, ये टर्म तो जीरो, आर वेक्टर डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर, ये इसके बराबर आ रहा है, तो इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। अब d अपॉन डी टी आर वेक्टर क्रॉस डी आर बटे डी टी, तो यहां से देखिए क्या होता है, d अपॉन डी टी आर वेक्टर क्रॉस डी आर बटे डी टी, इक्वेशन नंबर 5। अब एक समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, अब समीकरण 5 से क्या किया, अब d अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब इसका डिफरेंशियल फॉर्मेट क्या है, जीरो है, इसका अवकलन क्या हुआ, जीरो। अगर इसका अवकलन जीरो है तो डी स्क्वायर आर डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये एक टर्म कॉन्स्टेंट के बराबर होगी, तो यहां से आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब ये है कि जब किसी भी पार्टिकल पर सेंट्रल फोर्स लगता है, जब किसी भी पार्टिकल पर सेंट्रल फोर्स कार्य करता है, तो उस कंडीशन में उसकी जो मोशन होती है आर वेक्टर और वी वेक्टर से बने एक प्लेन में होती है, और यह जो प्लेन होता है आर वेक्टर से बने, आर वेक्टर और वी वेक्टर, आर वेक्टर और वी वेक्टर से बने एक प्लेन में होती है, और ये जो प्लेन होता है ये कांस्टेंट होता है, इस प्लेन के अंदर कोई चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत जो कण की गति होती है वह समतल में होती है, किस में होती है, प्लेन में होती है। तो यहाँ से ये चीज़, यहाँ से हेंस प्रूफ इति सिद्धम, यहाँ से यह चीज़ बिल्कुल प्रूफ होती है कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत कण की गति समतल में होती है। अब देखिए, अब एक और था हमारा कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत जो कोणीय संवेग है वह संरक्षित रहता है, केंद्रीय बलों के अंतर्गत कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो इस चीज को भी अभी प्रूफ करते हैं। देखिए, यह चीज आपको नोट्स में मिल जाएगी कंप्लीटली, इसका सॉल्यूशन आपको नोट्स में मिल जाएगा। देखिए, मेरे हर वीडियो लेक्चर के नोट्स अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पर, लेकिन बस फर्क इतना है कि एप्लीकेशन पर पेड कोर्स अवेलेबल है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चंस की फॉर्मेट में, अब देखिए क्वेश्चंस की फॉर्मेट में अपन सेंट्रल फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत जो कोणीय संवेग होता है क्या वह संरक्षित होता है, कि सिद्ध करो कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत कोणीय संवेग संरक्षण नियम का पालन होता है। तो देखो, हम जानते हैं कि टो वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और चूंकि आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से जो सेंट्रल फोर्सेस है उनके अंदर जो बलागुण होता है वो जीरो होता है। क्या होता है, बलागुण जीरो होता है। और जब किसी भी कंडीशन में अगर बलागुण जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम वहां पर कंजर्व होगा, वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। तो देखिए, अब एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो लेक्चर्स देखिए। टो वेक्टर इज इक्वल टू डी जे अपॉन डी टी, टो वेक्टर इज इक्वल टू डी जे अपॉन डी टी। तो यहाँ से
तो dj वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म 0 के बराबर है तो j वेक्टर बराबर क्या हो गया, j वेक्टर बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। ये टर्म 0 के बराबर है तो j वेक्टर बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इसका मतलब यह है कि जो सेंट्रल फोर्स होते हैं उनके अंदर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ फॉलो होता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कोणीय संवेग संरक्षण, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का पालन होता है। अब देखिए इसी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को ध्यान में रखकर अपन यहां पर एक चीज और प्रूफ करेंगे कि सेंट्रल फोर्स के अंडर केंद्रीय बलों के अंतर्गत कण की गति समतल में होती है। तो देखिए J वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर और J वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट किसके लिए, सेंट्रल फोर्सेस के लिए। किसके लिए, सेंट्रल फोर्सेस के लिए। तो यहां से अपन यह भी कह सकते हैं कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत किसी कण की गति R वेक्टर और P वेक्टर उसकी स्थिति सदिश और उसके मोमेंटम से बने हुए प्लेन में होती है और यह प्लेन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है, यह कांस्टेंट रहता है। तो इसको यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं चूंकि P बराबर mv, तो R वेक्टर क्रॉस mv वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो mv यहां पर कांस्टेंट है तो R वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो R वेक्टर क्रॉस V वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से ये चीजें प्रूफ होती हैं कि अंडर द सेंट्रल फोर्स द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज इन ए प्लेन, कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत जो कण की गति होती है, किसी भी पार्टिकल की मोशन होती है, हमेशा प्लेन में होती है। तो हमने यहां पर देखो दो क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। पहला कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत पार्टिकल की मोशन प्लेन में होती है। दूसरा क्वेश्चन कि सेंट्रल फोर्स केंद्रीय बलों के अंतर्गत कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का पालन होता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेंट्रल फोर्स के अंदर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और इनकी जो मोशन होती है पार्टिकल्स की वो प्लेन में होती है। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है कि सेंट्रल फोर्स, जब कोई भी पार्टिकल सेंट्रल फोर्स में मोशन करता है तो उसके गति के समीकरण कैसे निकालते हैं, उसके गति के समीकरण का डायनामिक क्या है, उसका डायनामिक्स क्या है। तो उस चीज को अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और मैसेज के साथ या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको नोट्स अवेलेबल होंगे।